हेलो प्यारे विद्यार्थियों। रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे जैव अणु। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैव अणु होते क्या हैं। तो जैव अणु वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन का आधार प्रदान करते हैं और शरीर के पोषण एवं वृद्धि के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो जीवन को आधार प्रदान करते हैं और शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। और होते क्या हैं? ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। और कैसे कार्बनिक यौगिक हैं? तो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। तो जैव अणु वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवन को आधार प्रदान करते हैं और शरीर की पोषण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जब बात की जाती है शरीर के पोषण एवं वृद्धि की, तो शरीर का पोषण एवं वृद्धि रुक जाता है कब? जब शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है तब। मान लीजिए कहीं किसी को चोट लग जाए और क्या होता है कि हड्डियां टूट फूट जाए, तो टूटी फूटी हड्डियों की जो मरम्मत करता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इसी में पढ़ेंगे लिपिड्स क्या है, वसा क्या है, जो शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो और इसी में पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। किसके अंतर्गत? जैव अणु के अंतर्गत। तो जैव अणु होते क्या हैं? जो एक प्रकार के निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं और करते क्या हैं? जीवन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जीवन के प्रति उत्तरदायी कहने का मतलब क्या हो गया? शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। और इसी में जैसे प्रोटीन की बात है, तो प्रोटीन क्या करता है? टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करता है। और लिपिड क्या करता है? लिपिड या वसा, फैट। फैट क्या है? चर्बी जो है वो क्या करता है? ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और न्यूक्लिक अम्ल इसी में आएगा, न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिकता के बारे में बतलाता है। तो जैव अणु क्या होते हैं? निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ। जैव अणु क्या है? जैव अणु क्या है? वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ, निर्जीव जटिल, वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं? जीवन का आधार बनाते हैं। जो जीवन का आधार बनाते हैं तथा जीवन का तो आधार बनाते हैं और जो जीवित प्राणी होते हैं उनकी वृद्धि एवं पोषण के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा जीवित
प्राणी के वृद्धि एवं पोषण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब कहेगा कि कुछ जैव अणु के नाम बताइए, तो जैसे में हम क्या कर देंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या हो गए, जैव अणु हो गए, बायो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जैव अणु की डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया कि जैव अणु कहते किसे हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते किसे हैं। तो वे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का आधार बनाते हैं तथा जीवित प्राणी के वृद्धि एवं पोषण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर में ऊर्जा का पोषण करता है, ऊर्जा का भंडार बनाता है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है, टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करता है। और लिपिड, लिपिड भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, वो जेनेटिक्स के बारे में बताता है, आनुवंशिकता के बारे में बतलाता है। तो आइए अब पहला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट के रूप में भंग किए जाने वाले यौगिकों को, कार्बन के हाइड्रेट के रूप में भंग किए जाने वाले यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट के रूप में भंग किए जाने वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो हमेशा के लिए सत्य नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की अगली परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन जो जल अपघटन पर, जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, वही पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O। कार्बोहाइड्रेट में जल का जो अणु है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, H व O का अनुपात आपको हमेशा मिलेगा 2:1 में। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में मिलेगा। जैसे देखिए C12H22O11 होता है, देखिए C12H22O11 ये क्या है, सुक्रोज है, जिसको गन्ने की शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर, गन्ने की शुगर।
तो यहाँ देखिए 11 दूना के 22 और 11 कम 11 और ये 12 क्या हो गया, कार्बन हो गया। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, इसका क्या हो जाएगा C6H2O6। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2 संबंधी 1 के अनुपात में है। तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो वे पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड तथा कीटोन जो जल अपघटन पर क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड व कीटोन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में एक साथ कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ऐसे तत्व हैं जो कार्बोहाइड्रेट में एक साथ पाए जाते हैं। कार्बन भी पाया जाएगा, हाइड्रोजन भी पाया जाएगा और ऑक्सीजन भी एक साथ इसमें उपस्थित होता है। अब देखते हैं आगे हम कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है और अपचयन क्षमता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से 3 वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट के हो गए। पहला क्या हो गया, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्वाद के आधार पर। नंबर 1 हो जाएगा स्वाद के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है शर्करा जिसको हम बोलते हैं शुगर और एक है अशर्करा जिसको हम बोलते हैं नॉन शुगर। अब देखिए जो शर्करा होते हैं उनका गुण क्या होता है कि ये स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील और क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और ये स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है और क्रिस्टलीय है। तो स्वादहीन होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। तो देखिए जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और नंबर 2 है ओलिगोसैकेराइड
और नंबर 3 है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु बनते हैं, जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु बनते हैं। और आता है पॉलीसैकेराइड, जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु बनते हैं। तो ये तो हो गया अपना जो है जल अपघटन के आधार पर। अब जो है अपचयन क्षमता के आधार पर, अपचयन क्षमता के आधार पर, तो अपचयन क्षमता के आधार पर एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्करा, और एक होता है अनअपचायक शर्करा। तो देखिए अपचायक शर्करा क्या होता है? जो फेलिंग विलयन को टॉल्यूइन विलयन से क्या करे? पृथक कर दे। जो फेलिंग विलयन व टॉल्यूइन विलयन को पृथक कर दे, और जो फेलिंग विलयन व टॉल्यूइन विलयन को पृथक न कर पाए। तो इस तरह देखिए कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या देख लिया? वर्गीकरण स्वाद के आधार पर और जल अपघटन के आधार पर और अपचायक क्षमता के आधार पर। तो स्वाद के आधार पर दो होते हैं, शर्करा और अशर्करा। तो शर्करा क्या होते हैं यहाँ पर आपको बता दिया गया, शर्करा के बारे में बता दिया गया। जल अपघटन के आधार पर 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और अपचयन क्षमता के आधार पर होते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे होती है। तो आइए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहचान। कैसे हम कार्बोहाइड्रेट की पहचान करेंगे? और सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट की बात होती है तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, C3H2O3 यानी कि C3H6O3। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है जो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की पहचान।
देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की पहचान। कार्बोहाइड्रेट की पहचान, तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे? दिया गया यौगिक कार्बोहाइड्रेट होगा, दिया गया यौगिक कार्बोहाइड्रेट होगा कब होगा? यदि उसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो। नंबर 1 क्या हो गया कि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो। कार्बोनिल समूह का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित हो। तो कार्बोनिल समूह क्या हो? उपस्थित हो। फिर नंबर 2 क्या हो जाएगा? कम से कम एक किराल कार्बन हो, कम से कम एक कायरल कार्बन या किराल कार्बन, कम से कम एक किराल कार्बन, किरेल कार्बन उपस्थित हो। और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा OH हो, एक से ज्यादा OH समूह, एक से ज्यादा क्या हो? OH समूह हो। तो अब देखिए सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट क्या था? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या था? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट था ग्लिसरैल्डिहाइड, जिसका सूत्र हुआ C3H6O3। अब देखिए CHO अगर इसे बना दें और ये C है और ये OH है और ये क्या हो गया? H है और यहाँ CH2OH है। तो इसी कार्बन को हम क्या कहते हैं? किराल कार्बन। तो देखिए यहाँ पर एक किराल कार्बन भी क्या है? उपस्थित है। 2 OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइड समूह यानी कि कार्बोनिल है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ग्लिसरैल्डिहाइड वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो है ये क्या है? यही है किराल कार्बन। किराल कार्बन क्या होता है? जिसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार के ग्रुप या समूह जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे पहचानेंगे। अब देखते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जिनका जल अपघटन करने के बाद मोनोसैकेराइड के ही 2 से 10 अणु बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। जिनका आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए ग्लूकोज है,
C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया आदि। इन सब के फार्मूला यही होते हैं। अब देखिए मोनोसैकेराइड के बाद आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के ही 2 से 10 अणु बनते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु बनते हैं। अब देखिए इसमें बनने वाले मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर उन्हें हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड कहते हैं। जैसे इसी में आ जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड ही है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनते हैं। जिनके जल अपघटन से क्या होता है? मोनोसैकेराइड के 2 अणु बनते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। जैसे देखिए C12H22O11 सुक्रोज क्या होता है? एक डाइसैकेराइड है। अगर इसका हम क्या करा दें? जल अपघटन, तो जल अपघटन कराने पर क्या बन जाएगा? C6H12O6 के 2 अणु, मोनोसैकेराइड के 2 अणु बन जाएंगे। अब देखिए ट्राइसैकेराइड क्या होता है? ट्राइसैकेराइड तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के, देखिए यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 अणु बनते हैं। जैसे रैफिनोज C18 हो जाएगा और ये O16 और H32 और +2H2O। जब आप जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन, तो 3 मोनोसैकेराइड के अणु बनेंगे। ये है रैफिनोज। अब इसी तरह से आ जाता है टेट्रासैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 4 अणु बनते हैं। 4 अणु मोनोसैकेराइड। और इसमें 3 अणु मोनोसैकेराइड। इसका फार्मूला क्या हो जाता है? स्टैचियोज। तो उसमें 3 अणु लेते हैं जल के, तब जाकर के आपका जब जल अपघटन होगा तो बन जाएगा 4 मोनोसैकेराइड के अणु। तो देखिए मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, और अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं उसको हम इधर देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के बहुत बड़े अणु बनते हैं या बहुत से अणु बनते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। जल अपघटन पर
मोनोसैकेराइड के कई अणु बनते हैं और ये जो मोनोसैकेराइड के जब कई अणु बनेंगे, जैसे ग्लूकोज के कई अणु बन गए, ठीक, सुक्रोज से जब ग्लूकोज होता है तो सुक्रोज होता है बहुत मीठा है, लेकिन ग्लूकोज उससे कम मीठा है। और अब बटन होगा और अब बटन होगा तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा, मीठापन कम होता जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड को हम क्या कहते हैं, अशर्करा भी कहते हैं, इसे अशर्करा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। जैसे स्टार्च और सेलुलोज आदि, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब अगले टॉपिक को देखते हैं।